हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एग्राम चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज लेकर आए हैं, तो आज हम लोग देखेंगे पोस्ट मॉडर्न एज में सातवाहना। जैसे हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न इंडिया में मौर्यन के बाद मेनली इंडो ग्रीक, पार्थियंस, सीथियंस, कुशानाज, ये सब का रूल था। ये लोग लगभग रूल किए थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेक्कन साइड में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एरिया में एक नया रूलर आया था जो था सतवाहना रूलर्स। ठीक है, ये सब यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था नेटिव्स मौर्यन का, वो सुंगाज और कनवाज के बाद यही सबसे इम्पोर्टेंट नेटिव में थे। लेकिन अगर इंडियंस मूल में थे, मूल उत्तराखंड में सुंगाज और कनवाज के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कोई था तो वो कौन था? वो सतवाहना था। सबसे इम्पोर्टेंट सतवाहना था, जो कि कहाँ पे दक्कन और सेंट्रल इंडिया में ये सक्सीड किए थे, मौर्यन को सक्सीड किए थे। पुराना के अनुसार इनको क्या बोला जाता था? इनको आंध्रा या आंध्र जितिया या आंध्र वृत्याज के नाम से इनको जाना जाता था। ये सारा नाम भी पुराना में मेंशन हुआ है। और किंग जो इनका अपीयर कहाँ पे? आंध्रा में नहीं बल्कि नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, नॉर्थ महाराष्ट्र जो था। ये लोग एक्चुअली स्टार्टिंग में सतवाहना जो था वो मेनली नॉर्थ महाराष्ट्र में रूल कर रहे थे, लेकिन बाद में वो आंध्रा की तरफ शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था? अपर गोदावरी वैली का फर्टाइल बेसिन था वहाँ पे, और फर्टाइल बेसिन के पास ही ज़्यादातर लोग रहते थे। तो वहाँ पूरा फर्टाइल था, अच्छा सा मतलब कि कल्टीवेशन होता था, कृषि होता था, तो इसलिए वहाँ पे ये लोग ज़्यादातर रूल करते थे। और अर्लीस्ट क्वाइन जो मिला है ये सब यही, और इंस्क्रिप्शन जो है उसे ही पता चला है कि ये पहले महाराष्ट्र में रूल करते थे, और उसके बाद ये लोग आंध्रा की तरफ धीरे धीरे अपना राज्य को बढ़ाते बढ़ाते फिर आंध्रा को मेन सेंटर बना लिए थे। और उसके बाद ये अपना पावर कहाँ? कर्नाटक और आंध्रा तक एक्सटेंड कर दिए थे। महाराष्ट्र से कर्नाटक आंध्रा तक ये लोग अपना पावर को एक्सटेंड कर दिए थे। और इनका जो सबसे ग्रेटेस्ट कंपटीटर था वो कौन था? सका छत्रपाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जैसे हम लोग सकाज के टाइम में क्या पढ़ते हैं कि सकाज 5 छत्रपाज में डिवाइड था, 5 पार्ट में डिवाइड था, उसका कितना? 5 ब्रांचेस था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ब्रांच था? वेस्टर्न इंडिया वाला जो ब्रांच था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ये भी उधर ही थे। तो ये इनका ग्रेट कॉम्पिटिटर था, और ये अपने आप को कहाँ? अपर ढक्कन और वेस्टर्न इंडिया में स्टैब्लिश किए हुए था, जहां आपका फेमस सिखा राजा कौन थे? रुद्रदमन। तो ये उधर का था। प्रोमिनेंट सी पोर्ट जो था, जो समुद्र तट जो था, उस पर जैसे में आपका वारोच, जिसको उसमें क्या बोला जाता था? उसमें उसको ब्रिग कच्छा बोला जाता था। वहां पे कंट्रोल था कल्याण, सुप्रका या सोपरा, ये सब पे इन लोग का। और ये सब पे हमेशा इन लोग को झगड़ा चलता था कि ये सब पे हम कंट्रोल करेंगे। किसके बीच में? साकाज का जो वेस्टर्न जो एक चौथा ब्रांच था वो, और सतवाहना के बीच में। इनका कैपिटल कहाँ था? इनका कैपिटल था प्रतिस्थान में। अभी इसको अभी वर्तमान में इसका क्या नाम है? पैठान प्रतिष्ठान। ये कहाँ पे है? ये गोदावरी के किनारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी नदी किनारे में ये शहर बसा हुआ है। जो अर्लीस्ट सतवाहना इंस्क्रिप्शन है वो कब का है? 1st सेंचुरी बीसी का। यानी कि ये लोग उस समय से हैं जब ये लोग क्या? व्हेन दे डिफीटेड द कनवाज एंड स्टेबलाइज देयर रूल ओवर सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये लोग उस समय 1st सेंचुरी बीसी में कनवाज को हराकर यहाँ पे अपना सेंट्रल इंडिया में अपना रूल को स्टेब्लिश किए थे। और अत्रिय ब्राह्मणा में इनको क्या बोला गया है? आंध्राज, जो कि क्या है? डिजेनरेट सन ऑफ विश्वामित्र। ये विश्वामित्र के डिजेनरेट सन थे। ये कहाँ पे मिला है? अत्रिय ब्राह्मणाज में। on at one stage Satavahana disposed of their dominions by साकाज। साकाज के डोमिनेंस में इनको थोड़ा पीछे हटना पड़ गया था। इनको कुछ इनके राजा लोग युद्ध हार गए थे। लेकिन इसके बाद इनके जो फेमस राजा हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। देखो, सतवाहना के जो राजा होते थे वो अपने नाम के आगे अपने माता का नाम लगाते थे। ठीक है ना? जैसे सतकर्णी, गौतमी का पुत्र सतकर्णी। तो वहां पे ऐसा ही था, सत्ता पितृ सत्ता ही था, लेकिन ये लोग माता को बहुत रिस्पेक्ट देते थे और अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। और यही जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था, जो साका से इन लोग को जिताया था, जब ये राजा बना तो साका को हराया, और ये अपने आप को क्या बोला? प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मणा, ब्राह्मणों का रक्षक। एक ब्राह्मणा, एक ब्राह्मणा मतलब कि ये हम ब्राह्मणों का रक्षक हैं, हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये साकाज को हराया और बहुत सारे छोटे छोटे क्षत्रिय राजाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो सतवाहना रूल्स था इसको बहुत तेजी से, इसको बहुत दूर तक बढ़ाया। जैसे आपका नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ बालासारी, बालासारी का जो नासिक इंस्क्रिप्शन है उसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में मेंशन किया गया है, एक ब्राह्मणा का। यहीं पे मेंशन है गौतमीपुत्र सतकर्णी क्या अपने आप को बोलते थे? एक ब्राह्मणा, जिसका मतलब क्या है? अनराइवल्ड ब्राह्मणा और द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण। इसका मतलब क्या हुआ? या तो
ऐसा ब्राह्मण जिसको कोई नहीं हरा पाया है, कोई भी इसे हराने वाला जन्म नहीं लिया है। या तो फिर इसका मतलब क्या बोला गया, या तो इसका मतलब बोला गया है ओनली प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मणों का ओनली प्रोटेक्टर, एकमात्र रक्षक। ठीक है। जो दो फेमस इंस्क्रिप्शन सातवाहना का महाराष्ट्र में पाया गया है, कहाँ पे, एक नासिक में है जो आपका बालासारी में का इंस्क्रिप्शन है, और दूसरा आपका नानाघाट पुणे में है। ये दो जगह पे सातवाहना का इंस्क्रिप्शन मिला है। यही आपका सातवाहना का जो इंस्क्रिप्शन है वो मिला है बालासारी और नानाघाट में। ठीक है ना। सातवाहना जो थे वो क्या टाइटल लिए थे, दक्षिण पथपति, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा, उत्तर पथ दक्षिण पथ। अब मौर्य के टाइम में पढ़े हैं हम लोग उत्तर पथ और दक्षिण पथ। तो वही जो दक्षिण पथ था, दक्षिण पथ पर किसका कंट्रोल हो गया, सातवाहना का। तो जब सातवाहना का कंट्रोल दक्षिण पथ पे हो गया तो अपना टाइटल क्या ले लिए, दक्षिण पथपति, मीन्स दक्षिण पथ के ऑनर हम हैं। सातवाहना जो थे वो क्या प्रैक्टिस किए, गिविंग रॉयल ग्रांट्स टू ब्राह्मणा एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। ये लोग ब्राह्मणा और बुद्धिस्ट जो होते थे, मॉन्क जो होते थे, उन लोग को ये लोग जमीन दान करते थे कर रहित। कर रहित का मतलब क्या हुआ, उनसे कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। ये प्रथा इन्हीं लोग के द्वारा शुरू है कि आपको जमीन हम दान में करेंगे और वो दान में दिए हुआ जमीन से कोई भी कर, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कहाँ पे मेंशन है, इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी के इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणा वाज नॉट बी इंटर्ड और डिस्ट्रीब्यूट बाय रॉयल ट्रूप्स। मीन्स जो भी जमीन जो है वो अगर राजा के द्वारा ब्राह्मण को दान कर दिया गया है तो उसमें कोई भी ऑफिसर या रॉयल ट्रूप्स इंटर नहीं करेगा, उस पर कुछ भी सॉल्ट के लिए कुछ भी डग नहीं किया जाएगा, और वो स्टेट ऑफिशियल्स के कंट्रोल से बाहर रहेगा, और उसको हर तरह से इम्यूनिटीज का क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। समझिए। अगर जो जमीन दान में कर दिया गया वहां पे कोई भी जबरदस्ती नहीं कर, कोई भी ऑफिशियल्स उस पर नहीं जाएगा, वो स्टेट के ऑफिशियल के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, वहां पे रॉयल ट्रूप्स नहीं जाएंगे, वहां पे नमक के लिए वॉल ये सब कुछ भी नहीं खोदा जाएगा। ये सारा कुछ यहाँ पे ये नियम बनाया गया था। ये कहाँ पे मिला, इंस्क्रिप्शन जो है उसमें ये पता चला है। ये लोग बुद्धिज्म को भी प्रमोट किए थे बाय ग्रांटिंग लैंड टू द, ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ हिंदुइज्म को ही किए, ये लोग बौद्ध भिक्षु लोग को भी ये क्या बहुत सारा दिए थे। ठीक है ना। तभी तो आपका अमरावती स्कूल ऑफ जो आर्ट है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट सातवाहना के टाइम में ही फ्लोरिश हुआ, और ये पूरी तरह से बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट सेंटर था, जात कास्ट और इस पे था। तो यानी कि ये सिर्फ ब्राह्मण को ही नहीं बल्कि बुद्धिस्ट मॉन्क को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया, उनको लैंड ऐसा भी दिए। देखिए तेलंगाना में अभी जो एक्सकवेशन हुआ है उसमें बहुत सारे सातवाहना का क्वाइंस और सेल्स मिला है। इससे क्या पता चलता है कि सातवाहना का जो सेंटर था, न्यूक्लियस मेन था रूल का, वो कहाँ था, तेलंगाना। पहले वो आंध्रा था, तेलंगाना हो गया, बटा डिवाइड हुआ तो तेलंगाना जो था वो मेन सेंटर था। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं राजाओं का, तो सबसे पहले राजा कौन थे, सिमुक। सिमुक को सातवाहना का फाउंडर बोला जाता है। ठीक है ना। और ये अशोक के डेथ के बाद तुरंत सक्रिय हो गए थे, और ये धीरे धीरे सातवाहना रूल को आगे बढ़ाने लगे थे। ये जैन और बुद्धिस्ट दोनों टेम्पल बनवाए हैं अपने टाइम में, जैन टेम्पल भी बनवाए, बुद्धिस्ट टेम्पल भी बनवाए। उसके बाद दूसरा राजा कौन आया, सतकर्णी फर्स्ट। ये 70 से 60 BC में आया, ईसा पूर्व में आया, और ये सातवाहना का तीसरा राजा था, सातवाहना डायनेस्टी का तीसरा राजा था। सेकंड राजा उतना फेमस नहीं थे, उनका नाम कहीं पे मेंशन नहीं है। और ये पहला ऐसा राजा था जो कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से अपने राज्य को आगे बढ़ाया, राज साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है ना। ये खारवेला के मृत्यु के बाद कलिंगा को कैप्चर कर लिया था, ध्यान रखना इस बात को। खारवेला राजा के मृत्यु के बाद कलिंग पे कौन कैप्चर किया था कलिंग को, तो वो सतकर्णी फर्स्ट। और क्या किया, और सुंगाज को पाटलिपुत्र में और ज्यादा पुशबैक कर दिया। ये मध्य प्रदेश को भी कंट्रोल कर लिया, मध्य प्रदेश पर भी शासन कर लिया था। ठीक है ना। ये गोदावरी वैली को एनेक्स कर लिया और टाइटल क्या लिया, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। तो दक्षिण पथ का लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ का टाइटल कौन लिया था, तो सतकर्णी फर्स्ट। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। इसकी रानी का नाम था नैनिका, वो नानाघाट इंस्क्रिप्शंस लिखवाई है जिसमें ये किंग को दक्षिण पथ पति बोली है। इसकी जो रानी थी नैनिका, वही नानाघाट इंस्क्रिप्शन लिखवाई है, और उसी में ये अपने हस्बैंड सतकर्णी फर्स्ट को क्या बोली है, दक्षिण पथ पति। ठीक है ना। ये क्या किया, ये अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, और वैदिक ब्राह्मणिज्म जो था उसको डेक्कन में रिवाइव किया था, क्योंकि बीच में जो बुद्धिज्म जैनिज्म कारण क्या हुआ था, बहुत डिक्लाइन होने लगा था, तो वो सबको ये लोग क्या किए थे, रिवाइव किए थे। सतकर्णी फर्स्ट के बाद सातवाहना को साका क्या किए थे, ड्रिवन आउट कर दिए थे। यानी कि साका जिनको बहुत कम जगह में सिमटा दिए थे, इनको लगभग खदेड़ दिए थे, हरा दिए थे। इनका लगभग जो था सबका अस्तित्व मिटने वाला था,
क्वाइन और इंस्क्रिप्शन जो था साका चिप कौन था, नाहपान का, नासिक में मिला है। नासिक में नाहपान जो उसमें का साका प्रमुख था उसका सिक्का मिला। इससे क्या समझ में आता है कि वो वहां पे अब रूल कर रहा था। लेकिन उसके बाद फिर से सतवाहना जो था वो अपना रिगेन किया, अपना पावर को, अपना ग्लोरी को फिर से रिगेन किया। किसके अंडर में, जब गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो राजा बने। गौतमी पुत्र सतकर्णी के राजा बनने के बाद सतवाहना जो था वो फिर से अपना जो ग्लोरी था उसको वापस प्राप्त कर लिया। ये क्या किया, ये क्षत्रपा लाइनेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा बोला जाता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो क्षत्रपा लाइनेज को डिस्ट्रॉय कर दिया और नाहपन जो जिससे बिलोंग करता था उसको भी खत्म कर दिया और उसका जो लगभग 8000 कॉइन था नाहपन का उसको रीस्ट्रक कर दिया। उसके 800 से अधिक चांदी का सिक्का था, उस सबको ये रीस्ट्रक कर दिया, दोबारा से छपवा दिया। ये क्या किया, मालवा और काठियावाड़ को भी साका से छीन लिया। ठीक है ना। इसका अंपायर मालवा से कर्नाटका तक फैल गया और पूरा आंध्रा रीजन जो भी पर्यटन का है वो सब इसके अंडर में आ गया, यानी कि साका को बुरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। नासिक इंस्क्रिप्शन में इसको क्या बोला गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज। गौतमी पुत्र सतकर्णी को नासिक इंस्क्रिप्शन में डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज, पहलवाज, यवनाज, ये सारा, और अपरूटर ऑफ छत्रपाज एज द रिस्टोरर ऑफ ग्लोरी ऑफ सतवाहना। ठीक है ना। तो इसको क्या बोला गया है कि सतवाहना की महिमा को पुनर्स्थापित करने का सारा अगर योगदान किसको जाता है तो वो कौन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी ही था जो वापस से सतवाहना का ग्लोरी को वापस लाया था। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है उसमें इसको क्या बोला गया है, एक ब्राह्मणा, यानी कि पियरलेस ब्राह्मण या प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण, ये सब इसको और क्या बोला गया है, खटिया दमपन मदा, मीन्स क्या हुआ, वन हु डिस्ट्रॉय द हाई हैंडेडनेस एंड प्राइड ऑफ क्षत्रिय, वह जो कि क्षत्रियों का अभिमान को नष्ट कर दे। यानी कि ये क्षत्रियों को हराया था, बहुत सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया था, तो इसीलिए इसको बोला है कि वह इंसान है जो क्षत्रियों का अभिमान, गर्व, उच्च पद को खत्म कर दिया और वहां पे ब्राह्मण का सब कुछ ले आया, पद को ले आया। ठीक है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क को भी लैंड डोनेट किया था, जैसे कि कहा महासंगिकाज को कार्ले में, ये क्या किया था, कार्ले इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि काराजिका जो थे विलेज, वहां पे ये बुद्धिज्म को, बुद्ध भिक्षुओं को क्या किया गया था, जमीन दान में किया गया था। इसके अलावा नासिक में भी, जो कि नासिक इंस्क्रिप्शन से पता चला है कि वहां पे भी ये जमीन जो है वो दान में दिया गया था, किसको, बुद्धिस्ट मॉन्क के सबको जमीन दान में दिया गया था। ये और क्या टाइटल अपनाया था, ये राज राजा और महाराजा का भी टाइटल अपनाया था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के पास बहुत सारा टाइटल था, ये राज राजा महाराजा का भी टाइटल लास्ट में अपना लिया, एक ब्राह्मणा, राज राजा, महाराजा, ये सारा टाइटल ये अपनाया था। अब इसके पीरियड, इसके रीजन के अंतिम समय में ये लगभग बहुत सारा कंक्वर जो टेरिटरी था वो लगभग ये लॉस्ट कर दिया था साका क्षत्रपा ऑफ वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है ना, जो कि जूनागढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ रुद्रादमन से पता चला है। अब उसमें रुद्रादमन 1 आ गया और इस कारण ये जब अभी अपने लेटर पीरियड में उतने स्ट्रॉन्ग राजा नहीं हो रहे थे तो इसका बहुत सारा फिर से साकाज और सतवाहनाज में युद्ध होते रहता था। तो कभी वो ज्यादा जीत गए, कभी वो ज्यादा जीत गए, कभी वो ज्यादा हार गए, कभी वो ज्यादा हार गए, तो इस तरह से इन लोग में चलते रहता था। अब जो दूसरा फेमस राजा है वो कौन थे, वशिष्ठी पुत्र पुलुमई, यानी कि वशिष्ठी का पुत्र पुलुमई। इनकी माता का क्या नाम था, वशिष्ठी, और इनका पुत्र थे पुलुमई। तो ठीक है ना। इसका कॉइन जो है वो कहाँ, पूरे आंध्रा में मिला है। और ये क्या था, ये साका क्षत्रपा जो वेस्टर्न इंडिया का था, जो 4th ब्रांच आपका था, जो जब गौतमी पुत्र सतकर्णी के लास्ट टाइम में बहुत सारे वो टेरिटरी को आप वापस ले लिया था, तो उसको ये फिर से बहुत सारे टेरिटरी को वापस रिकवर किया और उससे वो इंगेजमेंट किया ईस्ट में, पूर्व में ये अपना पूरा सब कुछ प्राप्त कर लिया। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में पता चला कि ये रुद्रदमन 1 की बेटी से शादी किया था, यानी कि जिस साकाज के साथ, ध्यान रखिएगा, जिस साकाज के साथ इन लोग ये और साकाज दुश्मन थे, वहीं अब क्या हो गया, मैट्रिमोनियल रिलेशन हो गया। ठीक है ना, शादी ब्याह हो गया, क्योंकि ये रुद्रदमन फर्स्ट की बेटी से शादी कर लिया था। बाद के राजाओं में एक फेमस कौन थे, यज्ञाश्री सतकर्णी। इनकी माता का नाम क्या था, यज्ञाश्री सतकर्णी, वन ऑफ द लेटर किंग्स हु रिकवर नॉर्थ कोंकण एंड मालवा फ्रॉम साका रूलर। लेकिन फिर भी देखो, साका रूलर से फिर भी युद्ध होते ही रहा, क्योंकि यज्ञाश्री जो था वो नॉर्थ कोंकण और मालवा जो था वो साका रूलर से रिकवर किया था। इसको ट्रेड और नेविगेशन बहुत पसंद था, क्योंकि इसके क्वाइंस में क्या मिला है, शिप का मोटिव मिला है, जहाज बना हुआ इसके क्वाइंस में मिला है।
तो इससे क्या पता चला कि अजनाश्री सतकर्णी जो थे उनको ट्रेड और नेविगेशन बहुत पसंद था। ये देखो यही कॉइन है, यहाँ पे देखो ये जहाज का बना हुआ है, शिप जो बना हुआ है, ये शिप यहाँ पे ये मिला है, शिप इसके कॉइन पे मिला है। ये देखो यहाँ पे आपको और क्लियर व्यू पता चलेगा कैसे, ये जो देखो शिप यहाँ पे मिला है, ये शिप है, ये सब कॉइन्स पे मिला है। तो यजनाश्री सतकर्णी का जो सक्सेसर थे वो कौन थे? गौतमी पुत्र विजया सतकर्णी, चंद सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्री विजया सतकर्णी, पुलुमयी, हाला। हाला को क्या बोलते हैं? सेवंथ किंग इन द लाइन। इसको 17वां राजा बोला जाता है सातवाहना रूलर का, एंड ऑल्सो अ ग्रेट पोएट। और ये बहुत ही बड़ा पोएट थे, बहुत बड़ा कवि थे, जो कि कौन सा बुक लिखे थे? गथा 87। गथा 87 87 ये क्या था? 700 इरोटिक पोएम का कलेक्शन था, महाराष्ट्री प्राकृतिक डायलेक्ट में। कौन से भाषा में था? महाराष्ट्री प्राकृतिक डायलेक्ट में 700 इरोटिक पोएम, लव पोएम, ये सबका ये कलेक्शन है, जो कौन लिखे थे? हाला के द्वारा लिखा जाता है। ऐसा बोलते हैं कि हाला जो थे वो 17वें सातवाहना के राजा थे, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना कि हाला कौन सा बुक लेते हैं? गथा 87, जिसमें 700 पोएम का कलेक्शन है। 3rd सेंचुरी सी के मिड में क्या हुआ? सातवाहना डायनेस्टी क्या हुआ? एंड हुआ। और इसके एंड होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य और भी बहुत सारे, इससे बहुत सारा राज्य बना, जैसे में आपका बकाटक, कदम्बाज, अभिराज और इक्ष्वाकु। ये सब आंध्रा में मेन रूलर के रूप में इमर्ज हो गए। तो सातवाहना के खत्म होने के बाद, आप ध्यान देना, सातवाहना के खत्म होने के बाद वहां 4 नए राज्य बन गया, ठीक है ना। एक बड़ा राज्य टूटा तो 4 छोटे छोटे राज्य बन गए। कौन कौन? बकाटक, कदम्बाज, अभिराज और इक्ष्वाकु। ये वही बकाटक है जहां पे चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी बेटी का शादी करता है, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी टाइम में इसका मैट्रिमोनियल रिलेशन हो जाते हैं। अगर हम पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें सातवाहना का, तो राजा अपना फोर्सेज को लीड करता था बैटलफील्ड में, और वो कमांडर इन चीफ यानी कि राजा खुद सेनापति होता था। अपने सेना का कमांडर इन चीफ, अपने सेना का सेनापति राजा खुद होता था। और उसमें क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जो कि राजा को एडवाइस करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन लोग को क्या अमात्याज या महामात्राज बोला जाता था। ये सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते थे जो राजा को सलाह देते थे। किंग वाज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट एंड हिज ऑफिस वाज हेरिडिटरी। वही वंशानुगत था, राजा सर्वोच्च अधिकारी था और उसका पद क्या था? वंशानुगत था। इनके टाइम में क्या था? मिलिट्री और फ्यूडल ट्रैक्स, मिलिट्री भी था और फ्यूडल भी थे, यानी कि छोटे छोटे सरदार या छोटे छोटे जमींदार ये सभी थे, बड़े बड़े जमींदार थे, वो भी सेना रखते थे, और राजा को जरूरत पड़ने पे वो उनसे वो लेता था। जो राज्य के सेनापति होते थे उनको प्रोविंशियल गवर्नर बनाया जाता था, समझिए ना। जो सेनापति होते थे उनको प्रोविंशियल राज्यों का गवर्नर बनाया जाता था। आप राज्य के गवर्नर बन के रहिए, जरूरत पड़ने पे आप युद्ध करने आइएगा। जो सबसे लोएस्ट लेवल था एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन था? ग्राम, जिसको कि हम लोग विलेज बोलते हैं, ग्राम। और ये किसके चार्ज में होता था? गोलमिका के चार्ज में। गोलमिका या ग्रामिका यही विलेज का हेडमैन होता था, ठीक है ना। और ये क्या होता था? ये हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट भी होता था। ध्यान रखना, जो ग्राम का हेड है, ग्रामिका जो है, वो मिलिट्री हेड भी होता है ग्राम का। और इसके अंडर में क्या होता था? इसको 9 चैरियट्स, 9 एलिफेंट्स, 25 हॉर्सेज एंड 45 फुट सोल्जर्स रखने होते थे। यानी कि ये एक सैन्य रेजिमेंट का भी हेड था, जिसके अंदर में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़ा और 45 पैदल सैनिक होते थे। यानी कि अगर हर गांव में एक एक ग्रामिका है तो हर गांव में इतने इतने सैनिक हैं। तो सोचो कितना अच्छा वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, तो सिक्योरिटी कितना सही रहेगा। यानी कि इसमें बहुत अच्छा ये लोग सिक्योरिटी सिस्टम किए हुए थे, ठीक है ना। सातवाहना किंगडम जो था, इनके पास 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडरीज थे। यानी कि पहला कौन है? राजा, दूसरा महाभोज और तीसरा सेनापति। ये राजा होता था जिसके पास क्या होता था? कॉइन स्ट्राइक करने का अधिकार होता था। सिक्का कौन छपवा सकता है? सिर्फ राजा। उसके नीचे महाभोज होते थे। महाभोज मीन्स बहुत बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते थे, वो महाभोज। और सेनापति जो राज्यों के हेड होता था, गवर्नर होता था प्रोविंसेस का। इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑफिशियल्स होते थे, जिसको क्या बोलते थे? इसको बोला जाता था उपरक्षिता। ये क्या होते थे? इसका ड्यूटी होता था बिल्डिंग केव्स फॉर द मॉन्क्स। बौद्ध भिक्षु ये सब होते थे, भिक्षु ये सब के लिए केव्स बनाना का काम किसके पास होता था? उपरक्षिता के पास। ये एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। रेवेन्यू जो था वो कैश और काइन दोनों में कलेक्ट किया जाता था, यानी कि आप पैसा में भी देना चाहो तो पैसा भी दो, आप सामान देना चाहो तो सामान भी दे सकते हो। सातवाहना पहले थे जो क्या किए? टैक्स फ्री लैंड ग्रांट। ऐसे पहले राजा हुए
जो कि टैक्स फ्री जमीन दान दिए, बिना टैक्स का। अगर हम आपको जमीन दान में कर दे दिए तो उसके बाद उस जमीन से कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। और यही जो रीति था ये बाद में और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया और ज्यादा ये सब लोग दान करने लगे। आंध्राज आर आइडेंटिफाइड विद द अर्ली सतवाहना। आंध्राज को अर्ली सतवाहना के साथ एक बोला गया कि वही सतवाहना है आंध्राज। और ये क्या लोकल दक्कन ट्राइब थे जो बाद में ब्राह्मणाइज्ड हो गए। ऐसा बोला गया है कि सतवाहना जो थे वो पहले यहाँ के लोकल दक्कन के ट्राइब थे और जो कि बाद में उनको वो ब्राह्मणाइज्ड हो गए थे, बाद में वो ब्राह्मण बन गए थे। ठीक है ना। सतवाहना रूलर जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये अपने आप को ब्राह्मण से बोलते थे और इनका प्राइमरी ड्यूटी क्या था, वर्ना सिस्टम को अपहोल्ड करना। ये बोले कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का प्राइमरी ड्यूटी क्या है, वर्ना सिस्टम जो हमारा है, 4 वर्ण जो है वो सबको अपहोल्ड करना। ठीक है ना। और जो सोशल स्ट्रक्चर का 4 डिवीजन है उसको भी अपना प्राथमिक कर्तव्य माना, उसको विभाजन को बनाए रखना, यानी कि जो संरचना जो चलता आ रहा है उसको हम बना कर रखेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। ये लोग वैदिक सेक्रीफाइस करते थे, क्या वैष्णव गॉड सचे कृष्णा और वासुदेव का पूजा करते थे, यानी कि लोग वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। वुमेन को यहाँ पे बहुत इज्जत मिला हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, जब राजा खुद अपने नाम में अपनी माता जी का नाम लगा रहा है तो इससे आप समझ सकते हो कि वहां वुमेन का कितना रिस्पेक्ट होगा। उनको हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता था। वो लोग रिलीजियस फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करते थे। रूलर्स यूज्ड टू ऐड देयर मदर्स नेम ऑन देयर नाम, अपने नामों में अपनी माता जी का नाम राजा लगाता था। और इससे यही पता चलता है कि वुमेन का स्टेटस क्या था, बहुत हाई था, बहुत अच्छा था। ठीक है ना। लिबरल सेक्रीफाइशियल फीस टू ब्राह्मण, ये लोग ब्राह्मण को बहुत ज्यादा दान देते थे। इसके अलावा ये लोग सिर्फ ब्राह्मण को ही नहीं, बुद्धिस्ट मॉन्क के सबको भी बहुत ज्यादा दान देते थे, खास करके किसे, महायान बुद्धिस्ट को। जो महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर थे उनको बहुत ज्यादा दान देते थे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नागार्जुन कोंडा और अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, उसके अलावा नासिक में, जुन्नार एरिया ऑफ महाराष्ट्र, ये सब इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट किसके अंदर में बना, सतवाहना। और सतवाहना के बाद जो राजा बन, जो सक्सेसर है इक्ष्वाकु, ये सब ये लोग भी बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा पैट्रोनेज दिए थे। इस समय क्या था, एग्रीकल्चर और ट्रेड बहुत प्रोस्पेरस था। कॉमन पीपुल इकोनॉमिकली डेवलप, यानी कि यहाँ इस समय डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। लोग गरीब नहीं थे, कॉमन पीपुल भी के पास भी अच्छा पैसा था। ये लोग यूज ऑफ कॉइन्स जानते थे, वर्न्ट ब्रिक्स को जानते थे और रिंग बेल, ये लोग कुआं भी जानते थे। और ज्यादा एडवांसमेंट हुआ इनका मटेरियल लाइफ में, और इस तरह धीरे धीरे और भी ज्यादा एडवांसमेंट अपने मटेरियल लाइफ में, अपना जीवन को और ज्यादा क्या उसको बोलते हैं, और ज्यादा मतलब कि कंफर्टेबल लग्जरियस बनाने लगे। ये लोग आयरन का यूज करते थे, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से यूज करते थे। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें तो लोग जो डेक्कन में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, रिच रिसोर्सेज, आयरन और ऑफ करीमनगर एंड वारंगल, गोल्ड फ्रॉम कोलार फील्ड्स, ये सब का ये लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए थे। समझे ना। ये लोग को कोलार फील्ड से गोल्ड भी मिल जाता था। गोल्ड क्वाइन, ये लोग इवन इनके पास गोल्ड फील्ड था कोलार में, लेकिन ये लोग गोल्ड का क्वाइन नहीं यूज बनाते थे। ये लोग क्या इशू किए थे, लीड क्वाइन। ठीक है ना। जो कि मेनली वजह था कि ये कहां से, रोमन से इंपोर्ट किया गया था। इसके अलावा कॉपर और ब्रोंज का भी क्वाइन था। तो सतवाहना लीड क्वाइन लाए थे, लीड क्वाइन रखते थे। इसके अलावा कॉपर और ब्रोंज का भी क्वाइन रखते थे। डेक्कन इसमें बहुत एडवांस रूरल इकोनॉमी था, बहुत अच्छा विकसित था, उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। यहाँ के ग्रामीण लोग बहुत डेवलप थे। पीपुल नो अबाउट आर्ट ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन, पैडी खेती के बारे में जानते थे, समझे ना। और एरिया ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो एरिया था उसको चावल का कटोरा बोला जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा चावल का उपज होता था। ठीक है ना। सतवाहना कॉटन को भी प्रोड्यूस करते थे और आंध्रा जो था वो कॉटन प्रोडक्ट के लिए फेमस था। गिल्ड सिस्टम यहाँ पे था, आपको हम पूरा डिटेल में गिल्ड सिस्टम बताए थे कि गिल्ड सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ कॉमन ट्रेडर्स। ग्रुप ऑफ कॉमन ट्रेडर्स जो अपना क्वाइन, अपना फ्लैग, अपना मिलिट्री सब रखते थे, उन्हीं को बोला जाता था। ठीक है ना। अगर हम लिटरेचर और आर्किटेक्चर का बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था सतवाहना का, प्राकृत इनका ऑफिशियल लैंग्वेज था। इनका सारा जो इंस्क्रिप्शन है वो किसमें हुआ है, प्राकृत लैंग्वेज और बरहमी स्क्रिप्ट में। जो इनके जो राजा हालात हैं, 17वें राजा 17th किंग, वो घट्टा सतासा या घट्टा सप्तशती कंपोज किए थे, जिसमें 700 वर्सेज हैं। रिटन शब्द किसमें, प्राकृत में लिखा हुआ है। इनके अलावा एक और उस समय का फेमस स्कॉलर हुए हैं, कौन, गुणाध्य। गुणाध्य एक फेमस स्कॉलर थे, वो क्या लिखे, वो बृहत कथा किसमें, संस्कृत पैसाची में लिखा था, और ये सतवाहना के कोर्ट में रखते थे।
इसी समय बहुत सारा चैत्याज और मोनेस्ट्रीज बनाया गया, जो कि नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। चैत्याज और मोनेस्ट्रीज क्या होता है, या चैत्याज क्या है, प्रेयर हॉल ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। मोनेस्ट्रीज क्या है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। तो ये सब वहां पे बहुत ज्यादा बनवाया गया। जैसे मोस्ट फेमस चैत्य कौन था, कार्ले इन वेस्टर्न दक्कन। वेस्टर्न दक्कन का जो कार्ले है वो बहुत फेमस है, और ये 40 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है। और ये इसके पास क्या, 15 कॉलम, हर तरफ 15-15 स्तंभ है, प्रत्येक तरफ 15-15 स्तंभ से ये बनाया गया। इस तरह से ये डिजाइनिंग, इतना औसम डिजाइनिंग में ये कार्ले वेस्टर्न दक्कन में बनाया गया, इसमें सतवाहना के टाइम में ही बनाया गया। नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ नाहापना, नाहापना कौन था, साकाज रूलर था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी का भी वहां पे इंस्क्रिप्शन है। और इसके बाल में क्या है, 3 विहाराज है, 3 विहाराज के बीच में इस तरह से बनाया गया है। ये भी बहुत औसम आर्किटेक्चरल साइट है इस पीरियड का, ठीक है ना। रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ पास का बहुत फेमस था, कृष्णा गोदावरी रीजन का। और रीजन जो था मेनली इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जो कि स्तूपा यहाँ पे बनाया था। ये सब बुद्धिज्म के लिए बहुत फेमस जगह हो गया था। खास करके आपका 2 स्तूपा, नागार्जुना कोंडा स्तूपा और अमरावती स्तूपा, ये दोनों बुद्धिज्म के लिए बहुत फेमस था, बुद्धिज्म का बहुत फेमस स्तूपा था। ये आपका देखो सारा डिजाइनिंग है, ठीक है ना। और ये वहाँ पे जो अमरावती आर्ट में जो जाटका स्टोरेज है, उसमें बुद्धिज्म का सारा कुछ बनाया हुआ है। ये आपका कार्ले जो आपका चैत्य है, यही कार्ले चैत्य है। ये आपका स्तूपाज है कहाँ पे, आपका नागार्जुना कोंडा में स्तूपा जो है वो ये स्तूपा, जो कि सतवाहना के टाइम में बनाया गया था। तो इस तरह से हम लोग पोस्ट मॉरियन एज को देखें। मेनली कब से, ये था आपका जब मौर्यन के 300 बीसी से 300 एडी के बीच में, जो हम लोग मौर्यन के बाद जो पीरियड था, ये सारा कुछ के बाद सब कुछ हम लोग देखे हैं। इसमें आपका सतवाहना भी नजर आया, ठीक है ना। और इधर आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखो तो सबसे पहले आपका अगर जो हम मौर्य के बाद देखते हैं तो सुंगा, कनवाज, उसके बाद बहुत सारे इन्वेडर्स आए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से, जैसे कि इंडो ग्रीक, पार्थियंस, सीथियंस, साकाज, कुशानाज, सेसेनियन। और ये सब जो थे बाद में क्या हो गए, ऐसा अपने आप को इंडियनाइज कर लिए। और इंडियन कल्चर और ग्रीक कल्चर ये सब जो था सब आपस में मिक्स हो गया। और ये सारा कुछ हम लोग को बहुत कुछ जो इंडिया में जो इम्पैक्ट हम लोग देखें, ये सारा कुछ देखने को मिला। तो आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे। जैसे कि अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा संगम एज को देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग संगम एज देखेंगे, जो कि आपके टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है संगम एज। तो हम लोग संगम एज को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी लाइक सब्सक्राइब करवाइए। और हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट है। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेज करना है, चाहे आपको JSSC हो, JPSC हो, UPSC हो या BPSC हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल ईग्राम JPSC पे आ सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।